एलएसी पर डिसएंगेजमेंट लगभग पूरा हो गया। इसके बारे में आपको बताएंगे। आपका स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष के इस स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव और प्रीति। एलएसी से इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो डिसएंगेजमेंट को लेकर है। डिसएंगेजमेंट लगभग पूरा हो चुका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। भारत चीन के जवान अपनी पुरानी पोजीशन पर लौटे हैं। एक दूसरे की पोस्ट को वेरीफाई किया जा रहा है कि उस पोस्ट को खाली कर दिया गया है या नहीं। हटाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक किया जा रहा है। देपसांग और डेमचौक इलाके में डिसएंगेजमेंट को लगभग पूरा कर लिया गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता सुमित चौधरी। सुमित, कितना समय लगेगा अब इसको पूरी तरह से वेरीफाई करने में और ये कहने में, आधिकारिक बयान सामने आने में कि जो डिसएंगेजमेंट है वो पूरा हो चुका है? देखिए बिल्कुल सुमेरा, देखिए ये पूरा इलाका चाहे देपसांग का हो, डेमचौक का हो, जिसे आप पेट्रोलिंग पॉइंट 11 से लेकर पेट्रोलिंग पॉइंट 15 या 17 तक आप गिन सकते हैं, उन सभी के ऊपर लगभग आप मान के चलिए कि इन सब इलाकों के अंदर आज दोनों तरफ से सेनाएं पीछे हटेगी, डिसएंगेजमेंट हो जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, दोनों तरफ से कंफर्मेशन के बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसी के बाद आप कहते हैं आधिकारिक रूप से चीजें आएंगी। और माना यह जा रहा है कि फिर दोनों तरफ से अगले 2 से 3 दिनों के अंदर जो पेट्रोलिंग थी, यानी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग, यानी एक दूसरे को बताकर, एक दूसरे को संख्या बताकर पेट्रोलिंग ऑफ ट्रूप्स की दोनों तरफ से एक जॉइंट आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग पेट्रोलिंग भी की जाएगी। तो ये मैकेनिज्म है जो लगातार डेवलप किया जाएगा और जो लोकल कमांडर्स हैं वो इसको वेरीफाई करेंगे। लोकल कमांडर जब अपने कमांड में ऊपर बताएंगे कि आखिरकार हमने यहाँ से इन लोकेशन से अपने ट्रूप्स को पीछे खींच दिया है, वेरीफाई किया जाएगा, हायर कमांड को बताया जाएगा और उसी के बाद कोऑर्डिनेटिंग पेट्रोलिंग होगी। तो आप मान के चलिए कि आज ये डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस लगभग पूरा हो जाएगा देपसांग और डेमचौक दोनों इलाकों से, और उसके बाद अगले 2 से 3 दिनों के अंदर ज्वाइंट पेट्रोलिंग या कोऑर्डिनेटिंग पेट्रोलिंग आप जिसको हम कहते हैं उसकी शुरुआत हो सकती है। सुमेरा जी, बहुत शुक्रिया सुमित इस तमाम जानकारी के लिए। और अब पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग पर निकलेंगी। देखिए पूरा अपडेट। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर देपसांग और डेमचौक में डिसएंगेजमेंट और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। फाइनल वेरिफिकेशन पेट्रोलिंग के जरिए ही होगा। सूत्रों के मुताबिक अगले 24 घंटे में इन दोनों जगहों पर डिसएंगेजमेंट और बेसिक वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा, जिसके बाद 30 या 31 अक्टूबर को पहली पेट्रोलिंग पार्टी निकलेगी और इस पेट्रोलिंग के जरिए फाइनल वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। यानी अब पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर देपसांग और डेमचौक पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया अंतिम पड़ाव में है। सूत्रों के मुताबिक जैसे जैसे टेंट और टेम्पररी स्ट्रक्चर हट रहे हैं वैसे वैसे वेरिफिकेशन भी हो रहा है। यानी डिसएंगेजमेंट और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। सूत्रों के मुताबिक जहां पर सैनिकों को पीछे हटना है वहां पर रीलोकेशन की प्रक्रिया चल रही है। अब दोनों देशों के लोकल मिलिट्री कमांडर को इस बात का यकीन हो जाएगा कि सहमति के मुताबिक सब कुछ हट गया, तब पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक डिसएंगेजमेंट के लिए ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं बनाया गया है। अगले 24 घंटे में एलएसी पर सब कुछ पहले की तरह सामान्य होने की उम्मीद है। अखनूर में आतंकियों के खात्मे पर नया खुलासा हुआ है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को लेकर जानकारी सामने आई है। अखनूर ऑपरेशन में 3 आतंकियों का खात्मा हुआ है। सेना ने आतंकियों के मंसूबे नाकाम किए हैं। ऑपरेशन में BMP-2 टैंक का इस्तेमाल किया गया है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का नाम है आसान। तो एक बार फिर से आपको ये बड़ी जानकारी दे दें। अखनूर ऑपरेशन में जहां 3 आतंकियों के खात्मे की जानकारी है, इसमें जानकारी ये और मिल रही है कि सेना ने आतंकियों के मंसूबों को नाकाम किया है। अखनूर में ऑपरेशन के बाद सेना का बयान आ गया है। लॉन्च पैड पर 50 से 60 आतंकी एक्टिव हैं। सेना की तरफ से ये जानकारी सामने आ रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 आतंकी अभी ढेर किए गए हैं और इस बीच खबर ये आ रही है कि ये 3 से ज्यादा हैं और कई गुना है। 50 से 60 आतंकी लॉन्च पैड पर एक्टिव हैं। इस तरह की जानकारी 2 तस्वीरों के साथ आपको हम ये खबर बता रहे हैं। अखनूर ऑपरेशन में 3 आतंकियों का जहां खात्मा हुआ है, वहीं अखनूर में ऑपरेशन के बाद सेना का बयान जहां पर जानकारी ये कि लॉन्च पैड पर 50 से 60 आतंकी अभी भी एक्टिव है। इसका मतलब ये है कि आतंकी लगातार अपने नाकाम मंसूबों को कामयाब करने की कोशिशों में जुटे हैं, जिससे सेना हर बार ढेर कर रही है। अभी अखनूर में जानकारी ये कि 3 आतंकी ढेर हुए हैं। हमने अनमैन्ड व्हीकल्स यूज करे, हमने इसमें थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और ये सब मिलाकर हमको एक बहुत ही जल्दी और बहुत ही सक्सेसफुल हमको नतीजा इसका मिला है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के ऑपरेशंस होंगे
तो जो टेररिस्ट के मंसूबे वो नाकाम होंगे और उनका मनोबल कम होगा, वो आगे ऐसी कोशिश नहीं करेंगे। इस ऑपरेशन के दौरान हमने एक हमारा आर्मी डॉग खोया है, जो सर्च के दौरान आगे जब चल रहा था तो मिलिटेंट्स ने उस पर फायर किया था और इस आर्मी डॉग ने शहादत दी है और इसकी वजह से कई जानें बची हैं। इस ऑपरेशन के बाद इस तरह के काफी खबरें घूम रही थी कि आर्मी ने जो है बीएमपी चढ़ा दिया, इस तरह की चीजें कर दी। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहूंगा कि वो इलाका ऐसा था जहां पर काफी ग्रेडियंट था 30 डिग्रीज का। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 27 घंटे तक ऑपरेशन चला। इस ऑपरेशन में मारे गए तीनों आतंकियों से बड़े पैमाने पर गोला बारूद और हथियार भी बरामद हुए। तस्वीरें आतंक के खिलाफ सैन्य अभियान की हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। सेना ने अखनूर में BMP-2 टैंकों का भी इस्तेमाल किया। इस अभियान में 3 आतंकियों का खात्मा किया गया। LOC के पास भट्टल इलाके के जंगल में सुरक्षा बलों ने इन 3 आतंकवादियों को मार गिराया। कल एक आतंकवादी की बॉडी मिली थी, आज 2 और टेररिस्ट की बॉडी रिकवर की गई है। एनकाउंटर में सेना के K9 स्क्वाड के डॉग फैंटम को भी गोली लगी और इस मुठभेड़ में फैंटम डॉग भी शहीद हो गया। जम्मू के डिफेंस PRO ने कहा कि हम अपने डॉग फैंटम के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। हमारे सैनिक जब फंसे हुए आतंकवादियों के करीब पहुंचे थे तब फैंटम ने दुश्मन की गोलीबारी को झेला, जिससे फैंटम घायल हो गया। बाद में फैंटम ने दम तोड़ दिया। उसका साहस, वफादारी और समर्पण हमेशा याद रहेगा। वहीं सुरक्षा बलों ने बताया कि आतंकवादी भट्टल इलाके में जंगल से लगे शिव आसन मंदिर में एक मोबाइल ढूंढ रहे थे। उन्हें किसी को कॉल करनी थी। इसी दौरान आर्मी की एम्बुलेंस गुजरी और आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि आतंकवादी पिछली रात बॉर्डर पार करके अखनूर आए थे। आज महाराष्ट्र में नामांकन के आखिरी दिन नवाब मलिक ने एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा। बड़ी खबर, मानखुर्द से नवाब मलिक एनसीपी उम्मीदवार हो गए हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। एनसीपी ने उन्हें पार्टी उम्मीदवार घोषित किया। अब मानखुर्द में नवाब मलिक वर्सेस अबू आजमी होगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि एनसीपी नवाब मलिक को टिकट दे, उसके बावजूद नवाब मलिक ने पर्चा भरा है। तस्वीरें नवाब मलिक के नामांकन की है। महाराष्ट्र चुनाव में अंतिम घड़ी में अजित पवार ने बड़ा दांव खेल दिया। उन्होंने मानखुर्द खुर्द शिवाजी नगर से नवाब मलिक को चुनाव मैदान में उतार दिया है। पिछली बार इस सीट से समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी जीते थे। नवाब मलिक ने अंतिम घंटों में चौंकाते हुए मानखुर्द शिवाजी नगर से नामांकन भी दाखिल कर दिया। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक भी अणुशक्ति नगर से चुनाव लड़ रही है। 2019 में नवाब मलिक ने यहाँ से जीत हासिल की थी। बड़ी बात यह है कि अब मानखुर्द खुर्द शिवाजी नगर सीट पर नवाब मलिक का मुकाबला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अबू आजमी से होगा। अबू आजमी इस सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो नवाब मलिक ने एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरने के बाद क्या कहा, सुनिए। अगर समय के भीतर नामांकन भरने के बाद एबीवी फॉर्म पहुंच जाता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो इंडिपेंडेंट हमने फॉर्म भरा है, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी अजित पवार महायुक्ति गठबंधन का हिस्सा है। बीजेपी ने नवाब मलिक को टिकट देने का विरोध किया था। महाराष्ट्र चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन मिलिंद देवड़ा ने नामांकन भर दिया है, तो आज नाना पटोले ने भी चर्चा भरा। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें शिवसेना सिंधे गुट के उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा के नामांकन की है। आज उन्होंने 42 सीट से नामांकन दाखिल किया। इस हाई प्रोफाइल सीट पर उनका मुकाबला शिवसेना यूपीटी के उम्मीदवार उद्धव ठाकरे से। आज नामांकन के दौरान उन्होंने रोड शो भी किया और वारली के चुनावी मैदान में अपनी ताकत दिखाई। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि वारली में मुद्दों की लड़ाई है। भावना जिसमें होती है, जिस व्यक्ति में सेवा की भावना होती है, वो ये नहीं सोचता है कि मैं पावर में हूँ या नहीं हूँ। मैं पिछले 10 सालों से पावर में नहीं था, लेकिन हमने कभी भेदभाव नहीं किया। हमने नहीं कहा कि हम पावर में नहीं है तो हम आपकी सेवा नहीं करेंगे। तो ये अफसोस की बात है, यदि मनसे के लोग कह रहे हैं तो इनकी क्या चरित्र है वो जनता के सामने आ रही है। वहीं आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। उन्होंने साकोली सीट पर पर्चा भरा। सुबह कहा था कि महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है और केंद्र की गवर्नमेंट है वो किसान विरोधी है, युवाओं के विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीबों के विरोध वाली है और आरक्षण विरोधी है। और इसलिए जनता में बीजेपी के विरोध में भय रोष है।
बढ़ते हैं आगे। 70 साल से ज्यादा बुजुर्ग के लिए लॉन्च की गई है आयुष्मान योजना को लेकर पीएम मोदी ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकार पर सवाल उठाए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकार की वजह से वहां के 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों की सेवा हम नहीं कर पा रहे हैं। पीएम मोदी ने दोनों राज्यों के बुजुर्गों से माफी मांगी। पीएम ने यह भी कहा कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकारें राजनीतिक स्वार्थ के लिए आयुष्मान योजना से नहीं जुड़ रही हैं। मैं दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती। उधर एक हफ्ता पहले दिल्ली में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान टीएमसी और बीजेपी के सांसद आमने सामने आ गए थे। आज टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उस घटना का जिक्र किया और बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय पर कई आरोप लगाए। 22 अक्टूबर को दिल्ली में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान हुए हंगामे के बाद आज टीएमसी सांसद का बयान सामने आया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बताया कि जेपीसी की बैठक में कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन और बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच बहस हो रही थी। जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो अभिजीत ने उनके साथ बदतमीजी की और गालियां दी। I said, why you are quarreling? Why you are shouting? Why are you shouting? Then in that case, what he has done, he has started to abuse me in a filthy language. He has abused my mother. He has abused my father. He has abused my wife. He has said also that I am that. इस घटना के बाद कल्याण बनर्जी को अगली बैठक के लिए निलंबित कर दिया गया था और जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने भी घटना को दुखद बताया था। बैठक के दौरान शीशे की बोतल टूटने की वजह से कल्याण बनर्जी की उंगली में चोट लग गई थी, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ था। गाजियाबाद कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकीलों और जज में किसी बात को लेकर बहस हो गई। मामला इतना बढ़ा कि जज को पुलिस बुलानी पड़ी, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। पहले तो पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वकील नहीं माने। स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई वकीलों को चोटें भी आईं। लाठीचार्ज से गुस्साए वकीलों ने जमकर हंगामा किया, कचहरी की पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की और कोर्ट के बाहर धरने पर बैठ गए। वकीलों ने जज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, वहीं जजों ने दुर्व्यवहार के खिलाफ अपना काम बंद कर दिया। दरअसल गाजियाबाद जिला कोर्ट में एक व्यक्ति की जमानत को लेकर सुनवाई चल रही थी। किसी बात को लेकर पहले गहमागहमी हुई और फिर मामला ज्यादा बढ़ गया। जज और वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इसके बाद जिला जज ने पुलिस और पीएसी बुलवा ली। तनाव को देखते हुए कई थानों की पुलिस को कचहरी में लगाया गया। और अब खबर जयपुर से। जयपुर में आईएएस गायत्री राठौड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सीनियर ऑफिसर ने शिकायत सुनने के बाद बेरोजगार युवक से कुछ ऐसा कह दिया जिसकी चर्चा हो रही है। तस्वीरें जयपुर की हैं। राजस्थान की सीनियर आईएएस अफसर गायत्री राठौड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आईएएस अफसर गायत्री राठौड़ के पास कुछ यूटीबी अभ्यर्थी खड़े हैं। ये सभी अभ्यर्थी अपनी गुहार लगा रहे हैं, अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं। आईएएस अफसर सभी बेरोजगारों की समस्याएं सुन रही हैं, उनके पेपर देख रही हैं।
उनकी अर्जी को अपने हाथ में लेकर पढ़ भी रही हैं। तभी एक अभ्यर्थी कुछ कहता है, जिस पर IAS अफसर गायत्री राठौड़ क्या कहती हैं, सुनिए। ये तो सरकार से सीनियर IAS अफसर गायत्री राठौड़ ने एक अभ्यर्थी से कहा कि क्या आप सरकार से पूछकर पैदा हुए थे। सीनियर अफसर का यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरकारी सिस्टम पर लोग सवाल उठा रहे हैं। सरकारी अफसरों की जनता के प्रति जवाबदेही पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो पर अभी सीनियर अफसर की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है और उन पर लगे आरोपों की पूरी सच्चाई भी अभी साफ होना बाकी है। मगर इतना जरूर है कि सीनियर अफसर के इस बर्ताव ने उन्हें चर्चा में जरूर ला दिया है। और मुंबई से सटे मीरा रोड में एक बार फिर दो पक्ष आपस में उलझ गए। पटाखा जलाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। पहले दोनों पक्षों में बहस शुरू हुई। आरोप है कि एक पक्ष के कुछ लोग पटाखा चला रहे थे। इस पर दूसरे पक्ष के लोगों ने आपत्ति जताई। बहस बढ़ती गई और देखते देखते इस इलाके में बवाल शुरू हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। आरोप है कि धारदार हथियारों से लैस लगभग 10 से 12 हमलावरों ने दूसरे पक्ष के लोगों को निशाना बनाया। इसमें 3 घायलों की हालत गंभीर है। हम लोग रास्ते पे बम फोड़े थे कंपनी में, गाड़ी देने के बाद बम भी क्यों फोड़ रहे हो? तो हम लोग भी आकड़ के बाद उनसे तो डायरेक्ट आके हम लोग के ऊपर मारने लगे। क्या किया आपको लोग, क्या कैसे मारा आप लोग को? पूरा अंदर चाकू भी को घुसा दिया अंदर तक। हाँ, कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 10 लोग थे। क्या किया? 10 लोग को मारा आप लोग को? लोग को मारा हम लोग को। तो हम लोग बाकी सब उन लोग का सर्विस खुली है। हम लोग हॉस्पिटल में थे। उन लोग को हॉस्पिटल में एडमिट किया है? एडमिट किया। हम लोग 5 जन है, उन लोग एडमिट है उधर। अभी पुलिस वालों का क्या कार्रवाई है? पुलिस वाले तो कुछ कर ही नहीं है। रिपोर्ट लिखा है ना, एनसी लिखा है, कुछ नहीं, सब हाथ कर लिया। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज की है और मामले की जांच कर रही है। इससे पहले भी इस इलाके में इस तरह की घटना सामने आ चुकी है। दिल्ली की नजफगढ़ मंडी में दुकान के सामने नेम प्लेट लगाए गए हैं। शिकायत मिल रही थी कि बाहरी लोग बिना इजाजत यहां पर दाखिल हो रहे थे। हमारे को 5 साल हो गए यहाँ पे। 5 साल हो गए। और ये नेम प्लेट कब से लगाई है? नेम प्लेट ये 1 महीने पहले लगी है। अच्छा। हाँ। क्या जरूरत महसूस हुई इसको लगाने की? इससे ये होगा कि जैसे कि कोई खराब सामान देता है तो पता लग जाएगा इस दुकान से हम लेके गए हैं। पहचान भी रहेगी इससे। ये रहेगा, इसमें कोई विरोध नहीं थी। अपनी मर्जी से लगाया? हाँ ठीक। भी लगाया। किसने बोला लगाने की? कोई बोला नहीं। लगाया तो किसी ने बोला होगा ना? अरे कोई नहीं बोला है। जैसे सबका बन रहा है, हम लोग भी बनवा के लगवा दिए। फर्क पड़ रहा है? दुकान फर्क नहीं है, कोई दिक्कत भी ना है। इसकी ज़रूरत ये पड़ गई है। मैं कभी कभी देखता था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना चालू करी थी अभी कांवड़ यात्रा में। हाँ। तो मैं टेलीविज़न देखता रहता था। तो मेरे पास कम से कम 500 रेडियो हैं मेरे अंडर में। मैं जिसका प्रेसिडेंट हूँ। तो मैंने सोचा मैं भी सबके आधार कार्ड इकट्ठा करूँ, कहीं घुसपैठिया बांग्लादेशी कहीं तो नहीं, हमारे मंडी में भी हैं। तो मैंने 470 आधार कार्ड लिए, जिसमें मैंने देखा कि कम से कम 14-15 घुसपैठिया निकले उसमें बांग्लादेश। कैसे पता लगा आपको? उसमें आधार कार्ड में पता चल जाता है ना। तो मैंने छानबीन करी, इधर उधर पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया हाँ बात सच है। तो वो जैसे उन लोगों को पता चला वो यहाँ से निकल के भाग गए। ये पहल नजफगढ़ मंडी व्यापार मंडल एसोसिएशन ने की है। बीजेपी के पार्षद अमित खरकड़ी ने कहा है कि इस फैसले का कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। त्योहार से पहले फल वल खरीदे जाते हैं, किसी भी समुदाय विशेष के व्यक्ति की दुकान पे फर्क पड़े? नहीं। आप अभी आप सलीम की दुकान देख लीजिए, असगर साहब की दुकान देख लीजिए, सामने आप अभी उन पे कर रहे थे इंटरव्यू, लगातार लोग फल खरीदे। अभी सामने 2 महिलाएं फल खरीद रही हैं। तो कह रहे हैं कि ये तो करना ही नहीं चाहिए, जरूरत क्या है लगाने की, इससे तो हिंदू मुस्लिम होगा। सबकी अपनी मानसिकता, अपना विचार है। मुझे लगता है जब मंडी एसोसिएशन आगे बढ़ के संभावित चीज़ों को भापते हुए, संभावित खतरों को भापते हुए करना चाह रही है, तो इसमें स्वेच्छा से कोई करता मुझे तो कोई बुराई नज़र नहीं आती। मतलब आपकी तरफ से कोई दबाव नहीं, कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं कि भाई करो? देखिए, मुझे लगता है कि मॉरल पुलिसिंग की ज़रूरत नहीं होती, जागरूकता की ज़रूरत होती है। जागरूकता लोगों में आई, हम लोगों ने सहयोग किया। इसमें मॉरल पुलिसिंग जैसा या कोई डायरेक्शन या भाजपा या हिंदू मुस्लिम जैसा कोई एंगल नहीं है। इसमें एंगल केवल इतना ही है, जो लोग यहाँ बरसों से काम कर रहे हैं वो लोग करते रहें और अनआइडेंटिफाइड लोग इसमें घुस ना पाएँ। ऐसे लोग जो कल को खतरा साबित हो सकते हैं वो उसमें घुस ना पाएँ। और अयोध्या में इस बार पिछले साल से भी ज्यादा भव्य दिवाली मनाई जाएगी। दीप जलाने का रिकॉर्ड बनाया जाएगा और सरयू नदी में एक साथ 1100 लोग आरती करेंगे। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव की भव्य तैयारी हो रही है, जहां 25 लाख दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा।
30 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से अयोध्या में अलग अलग कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले साकेत महाविद्यालय से रामकथा पार्क तक 18 झांकियां निकाली जाएंगी। दोपहर बाद राम सीता पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचेंगे। मां सीता और भगवान राम रथ से सवारी करेंगे। इस रथ को सीएम योगी खींचकर रामकथा पार्क लाएंगे। रामकथा पार्क में भगवान का राज्याभिषेक होगा। शाम 6:15 बजे सरयू माता का दूध से अभिषेक होगा। उसके बाद सरयू के 55 घाटों पर 25 लाख दीप जलाए जाएंगे और उसके बाद 600 ड्रोन से रामायण काल का चित्रण किया जाएगा। इस बीच मां सरयू में 1100 लोग एक साथ आरती करेंगे और रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक में दर्ज कराएंगे। दीपोत्सव के दौरान राम की पैड़ी में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। उसके बाद आतिशबाजी का भी प्रबंध है। सरयू के पुराने पुल से 10 मिनट 11 सेकंड तक अद्भुत आतिशबाजी की जाएगी। जम्मू कश्मीर के गुरेज से बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई है। बांदीपोरा जिले के गुरेज के तुलेल घाटी के ऊपरी इलाकों में आज बर्फबारी हुई है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुरेज इलाके की हैं। भारी बर्फबारी से मौसम गुलजार है। हिमालय की वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। बर्फबारी से गुरेज इलाके में सर्दी बढ़ गई है। गुरेज की तुलेल घाटी के ऊपरी इलाके में बर्फबारी के बाद इलाके की सुंदरता में और भी इजाफा हो गया है। ताजा बर्फबारी के कारण स्थानीय निवासी और पर्यटक दोनों ही उत्साहित हैं। लोगों ने बर्फ में खेलने और बर्फ से ढके पहाड़ों का आनंद लेने के लिए घाटी का दौरा करना शुरू कर दिया है। इस बर्फबारी से घाटी का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। मोदी सरकार ने सड़कों के निर्माण पर जिस तरह जोर दिया है, उसके नतीजे दिखने लगे हैं। देश के रोड, ट्रांसपोर्ट और हाईवे सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी शानदार रही है। खास बात यह है कि बजट के प्रावधानों के इतर अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के लिए NHAI फाइनेंस का इंतजाम भी खुद कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। यात्रा का समय घटाने, माल ढुलाई को कारगर बनाने और भविष्य के लिए मजबूत रोड नेटवर्क तैयार करने के मकसद से सरकार ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश पर खासा जोर दिया है। इसे ध्यान में रखते हुए NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कई महत्वाकांक्षी पहल की है। NHAI के नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान के तहत घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास रंग ला रहा है। इसमें TOT यानी टोल ऑपरेटर ट्रांसफर और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए बड़े पैमाने पर निवेश हासिल हुआ है। इसका नतीजा ये हुआ है कि रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। NHAI ने TOT के तहत 16 ठेके दिए हैं, जिससे 49,000 करोड़ का निवेश आया, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से 25,900 करोड़ रुपए हासिल हुए। पिछले 5 साल में टोल कलेक्शन में 2.6 गुना वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में करीब 65,000 करोड़ टोल से आया। फास्टैग जैसी पहल और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के चलते माल ढुलाई और यात्रियों का आवागमन बढ़ा है, जिससे आय में वृद्धि हुई है।